जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज आप लोग देख लेंगे थंबनेल बायोलॉजी का क्लास 10 का जो सो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्लास 5वां होगा। ठीक है, क्लास 5वां होगा, थंबनेल में आप लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें जो कौन सा टॉपिक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी कि घटक। यानी कि आप लोग को पता होगा, अगर रेगुलर वीडियो देखे होंगे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए। और पिछला वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसमें दिया गया है कि यानी कि आप लोग को अगर रेगुलर देखते होंगे तो पता होगा कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। पहला होता है जो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। ये 4 घटक होता है। तो उन्हीं चारों को विस्तार से एकदम बारीकी से एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से जानेंगे उसके बारे में। यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश कैसे अवशोषित करता है, कैसे भोजन बनाता है, यानी कि इन सभी सारी चीजों को विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग देख लिएंगे टॉपिक कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ यानी घटक। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 पदार्थ होते हैं। 4 जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनमें से पहला के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग से प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होता है पेड़ पौधे में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, मनुष्य में, जानवर में, कीट पतंगे या पौधा में, तो हम लोग लिखेंगे पौधा में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पहला क्या होता है, तो पहला होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला होता है पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा हमारा होता है जल। क्या होता है? तीसरा हमारा होता है जल जिसको H2O कहते हैं। और चौथा हमारा होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? ये चौथा हमारा होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये पहला हमारा हो गया क्या? क्लोरोफिल। दूसरा हमारा क्या हो गया? ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या हो गया? हमारा जल हो गया जिसको H2O कहते हैं। और चौथा हमारा हो गया सूर्य का प्रकाश जिसको सनलाइट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको विस्तार से जानते हैं। तो पहला है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ऐसे आप सभी पढ़े होंगे कि क्लोरोफिल यानी कि जिस पेड़ पौधा हरा हो उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सभी पेड़ पौधा, आप लोग को भी मन में प्रश्न उठता होगा। ठीक है, आप लोग को प्रश्न लेते हुए चलेंगे कि आप लोग का प्रश्न मन में उठता होगा, सर कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो हरा तो नहीं दिखता है, ऊपर से ब्राउन कलर भूरा कलर दिखता है। ठीक है, जैसे सिंबल उम्बल देख लीजिएगा, तो सिंबल जिसको सिंबल कहते हैं काटा काटा टाइप का रहता है और लाल लाल उसमें फूल खिलता है। ठीक है, और जैसे का 2 महीने के बाद उसमें फूल खिलता है, यानी कि मार्च अप्रैल में उसमें फूल खिलने लगता है, फूल झड़ जाता है। उसके बाद जो सो रुई जो होता है वो उड़ने लगता है काफी दूर तक। तो उसको आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या आता है कि उसका पेड़ जो होता है हरा तो नहीं रहता, लेकिन अंदर से उसको जैसे छाल उसको हटाने के बाद हरा होता है। लेकिन उसमें क्या भोजन नहीं बनेगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता। क्लोरोफिल पाया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि पेड़ पौधा को हरा ही होगा तो भोजन बनेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखिएगा, उसका जो टहनिया होता है वो हरा होता है। क्या होता है? पत्ती वाला जो टहनिया होता है वो हरा होता है, वहां से वो अपना भोजन बना लेता है। तो पहला था कि पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहे। अगर आपको पर्णहरित दे दे तो क्लोरोफिल को ही कहते हैं, और क्लोरोफिल उसी को कहते हैं। क्लोरोफिल इंग्लिश हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश शब्द हो जाता है क्लोरोफिल। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार होता क्या है। तो आप लोग में से कुछ लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि वायुमंडल में सिर्फ एक ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, और बहुत सारे धूलकण भी इसमें उड़ते रहते हैं, आप लोग को पता होगा इतना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता कर लेते हैं। तो पेड़ पौधा के पास ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस तरह भी घुमा फिरा के कि पेड़ पौधा के पास वह कौन सा पदार्थ होता है जो भोजन के लिए आवश्यक होता है। तो पेड़ पौधा के पास सिर्फ एक ही चीज आवश्यक होता है, वो होता है क्लोरोफिल। अपने पास जो होता है आवश्यक होता है क्लोरोफिल होता है। मरा हुआ पेड़ पौधा के पास वो भी जो होता है एक पदार्थ, वो भी नष्ट हो जाता है, मरा हुआ रहता है, तो उसके पास वो रहेगा नहीं, वो भोजन बनाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जिसको हम कहते हैं CO2, क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? तो जिसको कहते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग को पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि उसको भोजन बनाने के नियम और रूल और तरीका को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जिस तरीका से, जिस माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब ये क्रिया कर रहा होता है, इनके भोजन बनाता है, उसमें पेड़ पौधा क्या करता है कि प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग भी क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और बहुत सारे गैस छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग गैस, हम बता देते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन यानी कि N2 जो लेते हैं 78% लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो लेता है वो 21% लेते हैं, ऑक्सीजन 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% लेते हैं। लेकिन इसमें वृद्धि होता है, जब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें हम 17% जो सो छोड़ देते हैं, बाकी हम 4% अपने शरीर में स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि 4% जो होता है ऑक्सीजन, 21% में से 4% जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूरा होता है, और यह आवश्यक होता है हमारे शरीर के। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, लेकिन इसको छोड़ते हैं 0.4 से 0.8% के आसपास, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 को 78 हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो हम आ रहे थे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पेड़ पौधा जब भोजन बना रहा होता है तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो हम लिख देंगे क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये लिख देंगे। आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ कवर होता जाएगा। सब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव भी बता दें कि कहाँ का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है भोजन बनाने के लिए। पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भोजन ग्रहण करता है, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, यानी कि लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ देता है। पौधे इस आवश्यक CO2 को, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करता है, यानी कि अपने वातावरण से प्राप्त करता है। लेकिन CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या होता है, वायुमंडल, यानी कि जो वायुमंडल है, पूरा ये दुनिया है वायुमंडल, इसमें क्या होता है कि CO2 का काफी भंडार होता है, CO2। लेकिन इसमें वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैसें अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। तो हम पहले ही बता दें आप लोग को कि वायुमंडल में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैस है, हीलियम, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो काफी विषैली गैस होता है, बहुत सारे गैस है इनमें से। ठीक है, तो भंडार वायुमंडल में है, लेकिन वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में जो होता है मौजूद होता है। वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 0.03%, हम पहले ही बता दिए हैं कि CO2 जो होता है 0.03%, अर्थात 10,000 भाग में से 3 भाग जो होता है CO2 मौजूद होता है, यानी कि 10,000 भाग होता है, उसमें से 3 भाग जो होता है सिर्फ CO2 का होता है। कितना होता है, 3 भाग CO2 का होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में 10,000 भाग में से CO2 का कितनामा भाग जो होता है आता है, तो ये 3%। ये होगा काफी एकदम डीपली से, जब अंदर जाएगा ना क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जामिनर, तो पूछेगा। आखिरकार ये क्वेश्चन पूछता नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं, ऐसा नहीं। अब मान के चलो जंगल में जाएंगे और सोचेंगे कि वार करेगा, तब हम हथियार लेकर जाएंगे शेर को, नहीं ना, हम पहले से सचेत रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि चलो ये नहीं पूछा है तो क्यों पढ़ना है, और भाई सिलेबस में है वो, उसको पढ़ाते चलिए। ठीक है, तो CO2 0.03%, अर्थात 10,000 भाग में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तीसरा भाग होता है, CO2 मौजूद होता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के अपघटन यानी कि सड़ने गलने से, श्वसन क्रिया से यानी कि सांस लेने और छोड़ने से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद होता है। तो अब किसके किसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल में मौजूद होता है, तो जब लकड़ी जलाते हैं, चाहे कोई भी तरह का ईंधन जलाते हैं जिससे धुआं निकलता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद आता है कि श्वसन यानी कि सांस जब हम छोड़ते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है वो उत्सर्जन होता है। ठीक है, और हम लोग जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इस पेड़ पौधा में जस्ट इसके उल्टा होता है, जब वह सांस भोजन बना रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है यानी ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, यही सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इतना तो आप लोग समझ में आएंगे। तीसरा आता है जल, जिसको क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। क्या कहते हैं, H2O कहते हैं।
तो H2O कहाँ से प्राप्त होगा? आप लोग बता दीजिए कि H2O यानी कि जल जिसको कहते हैं, जल इसमें क्या पाइप लगाना नहीं रहता है। तो ये क्या होता है कि पेड़ पौधा यह धरती की यानी कि पृथ्वी के अंदर से ग्रहण करता है। क्या यहाँ से ग्रहण करता है? ये पृथ्वी के अंदर से ग्रहण करता है, ठीक है। आप लोग पता होगा यानी कि इसमें वायुमंडल यानी कि जल जो होता है पृथ्वी के अंदर से वही पेड़ पौधा ग्रहण करेगा जो जीवित रहेगा। और वास्तविकता है कि यह सच्चाई है कि जो पेड़ पौधा जिंदा रहेगा वही न भोजन बना सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, चौथा में आता है कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि 4 चीजों की आवश्यकता होता है पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए। तो चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ से लगेगा? तो सूर्य का प्रकाश तो आप लोग देख रहे हैं सनलाइट से यहाँ से इसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आसानी के सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाता है। तो आप लोग इजिली आप लोग समझ गए होंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि पौधों में भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। पहला होता है पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, तीसरा होता है जल जिसको H2O कहते हैं, चौथा होता है क्या? सूर्य का प्रकाश जिसको सनलाइट कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में। आगे आते हैं जंतु में पोषण कैसे होता है। तो जंतु यानी कि बहुत सारे जंतु होता है, यानी कि बहुत सारे जंतु होते हैं, उसमें से अमीबा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, एरिक पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दोनों के बारे में बता देते हैं इस वीडियो में। आगे पढ़ेंगे जंतु के आहार नाल के बारे में, यानी कि हम लोग के बारे में, ठीक है। तो इसमें जानते हैं कि अमीबा में पोषण यानी कि अमीबा में भोजन किस माध्यम से होता है, किस विधि से होता है। तो अमीबा में जैसे कि आप पहला फिगर देखते होंगे, यह हो गया मेरा पहला फिगर, ये हो गया मेरा दूसरा फिगर। नीचे आप लोग देखेंगे तो अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण लिखा गया है, यानी कि अमीबा अपना भोजन किस तरह से करता है। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। मान के चलिए यह अमीबा है, ठीक है। ये क्या है? तो ये अमीबा है, क्या है? यह अमीबा है। यहाँ जो है यहाँ यह इसका भोजन है, क्या है? इसका भोजन रखा हुआ है। तो यह भोजन हो गया। मान कर यह अमीबा है, और यह जो दोनों वाला जो इसका जो अगला वाला जो शरीर का जो अंग का जो भाग है इसको कहते हैं कुटपाद। तो क्वेश्चन आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा, या अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। तो हम लोग लिखेंगे किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा, यानी कि यही इसके अगला वाला भाग जो होता है ये कुटपाद। यानी कि इसमें अमीबा में क्या होता है कि इसमें भोजन करने के लिए कोई निश्चित शरीर का अंग नहीं निर्धारित रहता है। जैसे कि हम लोग में भोजन करने के लिए मुख द्वार होता है, हम मुख के माध्यम से और अन्य शरीर से, जैसे कि हम यहाँ से भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भोजन हमारा करने का जगह जो है सो मुख है, यानी कि मुख से हम कर सकते हैं, नहीं नाक से कर सकते हैं, नहीं आँख से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह अपने शरीर के किसी भी अंग से, यानी कि कहीं से, ये कोई जरूरी नहीं कि भोजन यहाँ है तो यहीं से करेगा। भोजन यहाँ है तो ये अगला वाला जो भाग है इसको बढ़ा लेगा और इसको आगे से घेर लेगा, ठीक है। तो यह कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर लेता है। पहली बार तो देखिएगा पहला में कि भोजन जैसे यहाँ पर खुला है अभी, लेकिन ये क्या कर रहा है कि घेर रहा है, दोनों तरफ से घेर रहा है, घेरते घेरते यानी कि दोनों तरफ से घेरेगा और एक तरफ से आएगा जो समेट लेगा। फिर दूसरा फिगर में आइएगा तो देखिए यहाँ पर समेट लिया और भोजन को कहाँ ले आ गया? यहाँ ले आ गया। अब इसको कहता है कि अब भोजन का निष्कासन, यानी कि जब भोजन जो खा लिया, पहला फिगर में तो इस तरह का फिगर बना, दूसरा में कि इस तरह का फिगर बना जो भोजन को ग्रहण कर लिया, यानी कि शरीर के किसी भी अंग से यह भोजन ग्रहण कर लेता है। और यह अपना शरीर से जो कुछ कार्बनिक पदार्थ जो निकालता है, कार्बनिक पदार्थ यानी कि अपने शरीर से जो कुछ लाशा टाइप का निकालता है, जिसके कारण यह सटा कर खींच लेता है और निकल लेता है, ठीक है, पचा लेता है घेर कर। दूसरा आता है कि अब ये भोजन खाता है तो जरूरी है कि भाई जो भोजन खाता है उसको जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जो शरीर का लायक नहीं होता है, उसको निकालना भी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मलमूत्र हो गया, पैखाना जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टूल, ठीक है। तो अब है कि इसको निकालेगा कैसे? तो जिस तरह भोजन करता है कि शरीर के किसी भी अंग से यह भोजन ग्रहण कर लेता है, उसी तरह शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी जगह से, शरीर के किसी भी जगह से यह भोजन जो अपशिष्ट होता है, मलमूत्र होता है, इसका जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो किसी भी शरीर से निकाल लेता है। पहला फिगर में समझते हैं कि मान कर चलिए यह पहला भोजन था, क्या था? भोजन था। और इसको कहते हैं केंद्रक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए दूसरा फिगर में आते हैं तो देखिए इस तरह का, यानी कि साइड में लेके चला है। इसमें क्या करता है तीसरा का फिगर में कि आधा निकाल चुका है, आधा निकाल रहा है, ठीक है। देखिए किस तरह का, ये पहला फिगर में यहाँ था बीच में, दूसरा फिगर में क्या कि साइड में लाकर इसको जैसे यहाँ रास्ता पर लाकर छोड़ दिया है, काट में, किनारा में। दूसरा है कि इसमें से आधा निकल गया है, और चौथा में देखिएगा कि आप लोग ऑलरेडी पूरा निकाल चुका है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि अमीबा में भोजन किसके द्वारा होता है? पाचन, अंत ग्रहण तो कुटपाद के द्वारा होता है, या शरीर के किसी भी भाग से या किसी भी अंग से जो है किसी भी जगह से यह भोजन को ग्रहण कर लेता है कार्बनिक पदार्थ छोड़ करके, ठीक है।
और उसी तरह यह भोजन को अवशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर के किसी भी भाग से यह जो है निकाल देता है। आगे आता है पैरामीशियम के बारे में, ये भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पैरामीशियम का फिगर आप लोग को, जैसे कि फिगर मनुष्य का आहार नाल आगे पढ़ेंगे अगला वीडियो में, मनुष्य का आहार नाल या पैरामीशियम का फिगर बनाने के लिए कहा जाएगा। ये आपको जो है सो हम बता देते हैं, ये आपको 10 नंबर का आता है। कितना आता है? 10 नंबर का फिगर आता है। ये 10 अंक का प्रश्न आता है, 10 अंक का प्रश्न आता है। आप लोग इसको सोल्व करते थे तो आपको 10 में 10 मिल जाते। 10 में 10 आसान तो नहीं, लेकिन 8 9, यानी कि आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से फिगर बनाते हैं। बायोलॉजी में देखिए, आप बायोलॉजी में क्या है कि आपको फिगर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिगर जितना अच्छा बनाएगा आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, तो पैरामीशियम को फिगर इस तरह का बनेगा। अब इसके बारे में बता देते हैं, आसान है। एक सिम के बीच की तरह बना दीजिएगा, उसको साइड साइड से इतना, यानी कि 1 से 2 बार बनाएगा। देखिए, दुनिया में हार्ड कुछ नहीं है और दुनिया में सबसे आसान है, लेकिन हार्ड कब तक है बता देते हैं। जब तक आप उसको समझे नहीं, जब तक उस पर आप प्रक्रिया नहीं किए हैं, उस पर आप करना वर्क करना शुरू नहीं किए, आप करना शुरू कीजिए। आपको जहीं जहीं समझ करने लगेंगे वहीं आसान लगे, लेकिन आप ठाने नहीं किए नहीं तो पहले आप लोग को जैसो आसान नहीं लगेगा, हार्ड लगेगा। ये हम भी जैसो मानते हैं, ठीक है। तो पहले आप वर्क कीजिए। देखिए, बिना मेहनत में दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। तो ये सिम के आकार का ये पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम के साइड साइड से जैसे आप इसको इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सिलिया कहते हैं। तो इतना ही सारा लिखना है, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट लिखना है और 10 नंबर लेना है। इस तरह का आकार सिम के तरह आकार का बनाना है, इस तरह का गोल बनाना है, इसमें बुंद का थोड़ा सा भर देना है। इसको बाहर जो निकला हुआ है बाल टाइप का, इसको कहते हैं सिलिया। दूसरा बात, इसको जो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अंदर जो एरो का चिन्ह बना दीजिएगा। एरो का चिन्ह बनाने के बाद यहाँ पर भोजन के कण मतलब भोजन के दाना, छोटा छोटा दाना हो गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो ये एरो वाला जो चिन्ह होगा, ये एरो वाला जो चिन्ह होगा उसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम लिख दीजिएगा। ये कोशिका मुख, मुख मतलब क्या था? मुंह, यानी कि कोशिका मुख हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया भोजन, ठीक है। तो इसको लिख देंगे भोजन रसधानी, जहाँ पर भोजन जमा होता है। और उसके बाद होता है भोजन का निर्माण। भोजन का निर्माण यानी कि भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन यहाँ बनता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर ऑलरेडी, यानी कि 10 में आप जितना अच्छा बनाइएगा उतना अच्छा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय DK। क्या है? एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय DK। आप लोग उसको भी सर्च करके ADHYAYAN अध्ययन SAGAR सागर BY/DK इतना लिखेगा, वो मेरा चैनल आ जाएगा, जिस पर जो है सो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। जो बड़े भैया होंगे उसको भी जिससे आपको सपोर्ट करेगा, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं सब तरीका से आप इसको भी सपोर्ट दिखाएं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट के जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि मेरा मेहनत जो है अन्य स्टूडेंट तक, जो स्टूडेंट अपने स्कूल या कोचिंग ट्यूशन में जो है फी देने में सक्षम ना है, ठीक है, उसको दिक्कत होगा। आशा करते हैं कि मेरा पढ़ा हुआ उन लोगों तक पहुंच जाएगा, समझ में आ जाए, ठीक है। किसी भी तरह का मेरा पूरा आशा रहता है, मेरा पूरा मेहनत रहता है कि आप लोग को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। आज क्लास को इतना ही तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट फिर कल, ठीक है। और चैनल को ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर शेयर नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब हम इस पर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप जो भी मन में डाउट हो, यानी कि जो भी तरह का आपको प्रश्न उठाओ जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।